हेलो बच्चों, क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड सेकंड ईयर दोनों क्लासों के लिए हमारा जो कॉमन टॉपिक चल रहा है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसका पार्ट नंबर 16 हम कर रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियाँ, जिसके अंदर हमने उत्पाद विश्लेषण एक मेथड कर लिया या प्रोडक्ट एनालिसिस कह सकते हैं अपने, एक टॉपिक हो गया हमारा। अब दूसरा टॉपिक है मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान करने की विधि। ये भी हमने लगभग कर लिया था कि कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर मध्यवर्ती बनता है, उस मध्यवर्ती को डिटरमाइन करना और डिटरमाइन करके ये पता लगाना कि ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी विधि के द्वारा संपन्न होती है। तो इसके अंदर हमने हाफमान विधि को काम में लिया था और एमाइड से एमीन का निर्माण किया था। ये तो तब था जब हमारा कोई भी मध्यवर्ती कैसा हो, स्थायी टाइप का हो, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर जो बनने वाले मध्यवर्ती हैं वो कैसे हो, स्थायी हो, स्टेबल हो, ठीक है। लेकिन अगर इसी विधि के अंदर देखें तो हमारा अगर कोई मध्यवर्ती अस्थायी है, अनस्टेबल है, अस्थायी है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, एनएमआर या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की आवश्यकता पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की आवश्यकता पड़ेगी। तो एनएमआर का मतलब हो गया न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब देखिए, एनएमआर हो या आईआर हो या यूवी हो, ये सारे क्या होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट होते हैं, जो अभी फर्स्ट ईयर में तो नहीं लगता स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकेंड ईयर में लगता है। तो ये तीनों टॉपिक क्या होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के टॉपिक होते हैं। तो सबसे पहले किसी भी कार्बनिक यौगिक के कलर की व्याख्या करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया गया था। उसके बाद में इनकी संरचना को भी अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसके अंदर आईआर यूवी तो काम में नहीं लेते, इस मेथड के अंदर एनएमआर या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को काम में लेते हैं। इसके अंदर देखिए, पहला जो मध्यवर्ती है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या एनएमआर को लेकर के हम जो काम करते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, मेसिटिलीन का प्रोटोनीकरण। मेसिटिलीन का प्रोटोनीकरण, मेसिटिलीन का प्रोटोनीकरण करते हैं तो उसके लिए एनएमआर या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को काम में लिया जाता है। ये हमारे पास में कोई भी बेंजीनिंग और इसके साथ यहाँ CH3 जुड़ा हो और यहाँ CH3 जुड़ा हो और यहाँ CH3 जुड़ा हो तो इसको क्या बोला जाता है, मेसिटिलीन। क्या बोला जाता है, मेसिटिलीन। और मेसिटिलीन की HF व BF3 के साथ अगर रिएक्शन करवाई जाए तो रिएक्शन करवाने पर मेसिटिलीन का प्रोटोनीकरण हो जाता है। अब इस बेंजीनिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, SHO किया जाएगा इसको, और ये जो प्रोटोनीकरण के लिए H और ये H इस तरीके से शो कर देंगे। यहाँ पर BF4 नेगेटिव, इसको बाहर निकाल देंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिया है, मेसिटिलीन लिया और मेसिटिलीन का प्रोटोनीकरण कर रहे हैं। इसके लिए एनएमआर या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की आवश्यकता पड़ती है। एक मेथड तो ये हो गया कि अगर इंटरमीडिएट अस्थायी है तो हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या एनएमआर को काम में लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी पदार्थ को ट्रैप भी कर सकते हैं। ट्रैप का मतलब किसी भी पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ जोड़ना क्या होता है, ट्रैप करना होता है या ट्रैपिंग करना होता है। ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ही आता है। जैसे मान लो कार्बिन
को साइक्लोहेक्सीन के साथ ट्रैप करते हैं, साइक्लोहेक्सीन। दूसरा इसी के अंदर मेथड है, साइक्लोहेक्सीन के साथ ट्रैप करते हैं। क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। अब देखिए हमारे पास CH2N2 ये डाइएज़ोमेथेन होता है और इसको तोड़ते हैं तो ये कार्बिन में चेंज हो जाता है और यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है। अब इस कार्बिन को हम साइक्लोहेक्सीन के साथ जोड़ें। ये क्या है? हमारे पास कार्बिन है, ठीक है। अब देखिए अगर कार्बन सर्किल की फॉर्म में हो और कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड हो तो वो क्या होती है? सर्किल की फॉर्म में तो साइक्लो, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगी? साइक्लो एल्कीन। 6 कार्बन है तो इसलिए इसको क्या नाम दे देंगे? साइक्लोहेक्सीन। क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन के साथ कार्बिन को क्या करवाएंगे? ट्रैप करवाएंगे, ठीक है। ट्रैप करवाएंगे तो ये कार्बिन क्या होगी? इस साइक्लोहेक्सीन के साथ इस तरीके से जुड़ जाएगी, CH2 और CH2। अब देखिए ये क्या बन गए? बाईसाइक्लो कंपाउंड बन गए हैं, बाईसाइक्लो प्रोडक्ट बन गए हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ है? ट्रैप करने की वजह से। तो ये दूसरा मेथड था, मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान करना। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी मध्यवर्ती स्थायी टाइप का है तब तो हम आफमान विधि को काम में लेते हैं इसी के अंदर। अगर अस्थायी टाइप का है तो हम NMR को या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को काम में लेंगे, या फिर हम किसी पदार्थ के साथ जोड़ करके उसकी ट्रैपिंग करेंगे या उसको ट्रैप कर सकते हैं हम। तो ये दूसरा मेथड था हमारा। उसके बाद में तीसरा मेथड आता है समस्थानिक प्रभाव। तीसरा मेथड आता है समस्थानिक प्रभाव। या फिर बोल सकते हैं आइसोटोप इफेक्ट। तीसरा मेथड है समस्थानिक प्रभाव। क्या है? समस्थानिक प्रभाव या आइसोटोप इफेक्ट। क्या है? आइसोटोप इफेक्ट। समस्थानिक क्या होता है कि जैसे एक ही परमाणु के बहुत सारे समस्थानिक हो सकते हैं। जैसे अपने ऐसे कहें कि प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक जो होता है वो तो सेम होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। तो उसको क्या नाम दे देते हैं? अपने समस्थानिक नाम दे देते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन समस्थानिक हाइड्रोजन लेते हैं, ड्यूटेरियम लेते हैं, और तीसरा होता है ट्राइटियम। क्या होता है? ट्राइटियम। ये क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो तीनों का परमाणु क्रमांक 1 ही होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाती है। 1H1 ले लेते हैं, 1D2 ले लेते हैं, 1T3 ले लेते हैं। तो ये समस्थानिक होते हैं। इसके अंदर इस मेथड के अंदर हमें समस्थानिक नहीं पढ़ने, लेकिन समस्थानिक का क्या प्रभाव पड़ता है? एक ही परमाणु के जितने भी समस्थानिक होते हैं उनका प्रभाव लगभग समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या चेंज हो जाए और भारी समस्थानिक बन जाए तो भारी समस्थानिक का जो प्रभाव होगा वो अलग तरीके का होगा। वो अभिक्रिया वेग पर प्रभाव डालेगा और अभिक्रिया वेग को कम कर देगा। तो यहाँ पर इस मेथड के अंदर अपने ड्यूटेरियम को काम में लेते हैं हाइड्रोजन के स्थान पर। ड्यूटेरियम जो होता है वो एक अच्छा समस्थानिक माना जाता है। जैसे हमारे पास C6H5 थ्राइस COH और यहाँ पर H जुड़ा हो और इसका क्या करवाएं? हम ऑक्सीकरण करवाएं और KMnO4 की उपस्थिति में करवाएं
तो ये वैसे क्या होता है, सी यहाँ ट्वाइस आएगा 2CHOH, यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल मान सकते हैं। और सेकेंडरी एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है, कीटोन। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं C6H5 की ट्वाइस और C डबल बॉन्ड O, ये लिखा हमने। यहाँ पर हाइड्रोजन था हमारे पास और यहाँ C6H5 2COH और D ले लेते हैं और ऑक्सीकरण करवा रहे हैं हम। और D क्या है, ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का ये समस्थानिक है, ये भी बाहर निकल जाता है और यही सेम कंडीशन यहाँ प्राप्त होती है। तो यहाँ पर CH और CD बंध का विदलन हो रहा है और इनके लिए एक स्थिरांक KH/KD को काम में लिया जाता है और KH/KD का जो अनुपात आता है वो 6.7 के लगभग आता है इस रिएक्शन के लिए। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच का बंध तोड़ रहे हैं। तो इसके लिए जो मेथड काम में लिया जाता है, या फिर अपने कहें कि KH/KD को काम में लिया जाता है, तो उसका मान 6.7 आता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कोई रिएक्शन ऐसी हो जिसके अंदर जो समस्थानिक है वो विदलन वाले बॉन्ड के साथ जुड़ा हो या उसके विदलन होने में इसकी कोई भागीदारी हो या बॉन्ड के टूटने में भागीदारी हो, तब इस समस्थानिक का जो प्रभाव पड़ता है उसको बोला जाता है द्वितीयक समस्थानिक प्रभाव। क्या बोला जाएगा, द्वितीयक समस्थानिक प्रभाव। जैसे हमारे पास CH3 CH CH3 और यहाँ पर क्या हो, Br जुड़ी हो और हम KOH के साथ रिएक्शन करवाएं तो CH3 CH और CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और KBr बाहर निकल गया। अब देखिए यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लिया और यहाँ पर हम अब क्या कर देते हैं, CH2 कर देते हैं और एक D रख देते हैं और ये Br और KOH की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएं तो CH3 CH CH2 D और OH आ जाएगा यहाँ पर और KBr बाहर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो CD बॉन्ड टूट रहा था, यहाँ पर बॉन्ड नहीं टूट रहा, लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ने में इसकी भागीदारी जरूर है और इस टाइम इसको क्या, इसका जो प्रभाव है वो क्या बोला जाएगा, द्वितीयक समस्थानिक प्रभाव। इसके लिए KH/KD का जो मान होगा वो लगभग 1.1 के बराबर हो जाएगा। KH/KD का जो मान है वो लगभग 1.1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका जो अनुपात है वो क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, अनुपात कम हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ड्यूटेरियम बाहर नहीं निकल रहा, यहाँ पर ड्यूटेरियम बाहर निकल रहा है और यहाँ पर ड्यूटेरियम बाहर नहीं निकल रहा, इसके अंदर ही प्रेजेंट है, लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ने में इसकी भागीदारी जरूर उपस्थित है। तो ये था समस्थानिक प्रभाव या आइसोटोप इफेक्ट, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट मेथड करते हैं अपने, इसके 5 मेथड हैं, वो पांचों मेथड कंप्लीट हो जाएंगे और उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए चौथा मेथड गतिकीय अध्ययन विधि, गतिकीय अध्ययन विधि या फिर काइनेटिक स्टडी मेथड भी बोल सकते हैं या काइनेटिक मेथड भी बोल सकते हैं, काइनेटिक स्टडी मेथड भी बोल सकते हैं या काइनेटिक मेथड भी बोल सकते हैं सीधा। अब देखिए काइनेटिक स्टडी क्या बताती है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वो किस टाइप की है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है या
थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। काइनेटिक ऑर्डर निकालने का काम करती है और साथ में रेट ऑफ रिएक्शन को बताती है, अभिक्रिया वेग को बताती है काइनेटिक। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर हम क्या ले लें, मेथिल हैलाइड ले लें। मेथिल हैलाइड का अभिक्रिया वेग, तो मेथिल हैलाइड का अभिक्रिया वेग DCH3Br और DT ये ले लें। यहाँ पर K और CH3Br और OH नेगेटिव। तो यहाँ पर हम देखकर बता सकते हैं कि दो अभिकारक हैं, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, SN2 टाइप की होती है। तो इसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, मेथिल हैलाइड का अभिक्रिया वेग देखें तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ रही है, SN2 टाइप की रिएक्शन आ रही है। और SN2 टाइप की रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये है हमारे पास CH, ये H और ये H और यहाँ पर क्या है Br। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, OH जो नेगेटिव होता है वो मेथिल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है, मंद पद में रिएक्शन होती है और ये OH धीरे धीरे इसके साथ बंध बनाता जाता है और Br धीरे धीरे बंध तोड़ता जाता है। एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिसमें कुछ बंध तो बन रहे होते हैं, कुछ टूट रहे होते हैं और उसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था। और फिर उसके बाद में तीव्र पद में रिएक्शन होती है और Br नेगेटिव बाहर निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। यानी कि जो रिएक्शन हो रही है वो किस टाइप की हो रही है, SN2 टाइप की हो रही है। हम मेथिल हैलाइड के अभिक्रिया वेग की बात कर रहे थे, तो मेथिल हैलाइड जो है उसके अंदर OH नेगेटिव जो होता है वो अभिक्रिया के अंदर भाग लेता है, तो इसीलिए इसकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आती है और हम SN2 टाइप की रिएक्शन बोल सकते हैं। और SN2 टाइप की जो रिएक्शन होती है उसके अंदर OH नेगेटिव भाग लेता है, जिस वजह से यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है और जो रिएक्टेंट होता है उसके विपरीत प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो ये था काइनेटिक स्टडी मेथड के अंदर मेथिल हैलाइड का अभिक्रिया वेग। अब देखिए तृतीयक एल्किल हैलाइड की अगर बात करें तो CH3CBr ले सकते हैं हम। इसकी अभिक्रिया वेग की बात करेंगे और इसके अभिक्रिया वेग की बात करेंगे तो ये हो जाएगा CH3 थ्राइज CBr। सिर्फ एक ही रिएक्टेंट भाग लेता है और एक रिएक्टेंट भाग लेता है तो ये SN1 टाइप की रिएक्शन होती है और SN1 रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। पहले भी कर चुके हम CH3C और CH3 और CH3Br। ये Br बाहर निकल जाता है और मंद पद में रिएक्शन होती है और जिस वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और प्लस Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और कार्बोकेटाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन। फिर उसके पश्चात बने हुए कार्बोकेटाइन के साथ OH नेगेटिव की रिएक्शन करवाते हैं और तीव्र पद में अभिक्रिया होती है, तीव्र पद में अभिक्रिया होती है और इस दौरान यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो रिएक्शन जो होगी वो कैसी हो जाएगी, SN1 टाइप की। क्यों? मंद पद में एक ही अभिकारक भाग लेता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि इसका जो अभिक्रिया कोटि जो आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ये रिएक्शन हो रही है वो SN1 टाइप की हो रही है
और तृतीयक एल्किल हैलाइड जो रिएक्शन शो करता है वो SN1 टाइप की शो करता है ज़्यादा अच्छे से, और SN2 जो है वो मेथिल हैलाइड की रिएक्शन शो करता है। तो इस तरीके से हम गतिकी अध्ययन विधि के अंदर इनका ऑर्डर क्या होता है वो निकाल सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि कोई भी रिएक्शन SN1 टाइप की होगी या SN2 टाइप की होगी, हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद में अभिक्रियाओं की क्रिया विधि ज्ञात करने का लास्ट मेथड और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक। इसके बाद हम एक एक टॉपिक को लेकर इस चैप्टर को अप्लाई करके या इन रिएक्शंस को अप्लाई करके आगे के चैप्टर शुरू करेंगे और उनको कंप्लीट भी करेंगे। उसके बाद में तीसरा मेथड आता है त्रिविम रासायनिक विधि। त्रिविम रासायनिक विधि या फिर बोल सकते हैं स्टीरियो केमिकल मेथड। स्टीरियो केमिकल मेथड। अब देखिए स्टीरियो केमिकल या स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, ये आपके चैप्टर लगता है सेकेंड यूनिट स्टीरियो केमिस्ट्री की पूरी यूनिट है, हम उसमें करेंगे, इन चीज़ों को भी पढ़ेंगे जहाँ इस मेथड के अंदर पढ़ रहे हैं। जो स्टीरियो केमिस्ट्री जो होती है वो क्या बताती है, D प्रोडक्ट बन रहा है या L प्रोडक्ट बन रहा है या रेसिमिक मिक्सचर जो होता है उसके बारे में स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर पता चलता है। किसके अंदर पता चलता है, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर। जैसे हम बात करें SN1 रिएक्शन की, तो SN1 रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सर बनता है या रेसिमीकरण मिश्रण बनता है। तो जो रिएक्शन जो होती है वो इस तरीके से होती है, यहाँ पर हमारे पास Br है, मंद पद में रिएक्शन होती है, यहाँ D रिएक्टेंट भाग ले रहा है, ये एलोजन बाहर निकलता है, तो ये किस में चेंज हो जाता है, कार्बोकेटाइन में। किस में चेंज होता है, कार्बोकेटाइन में, और Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन। और इस कार्बोकेटाइन के साथ OH नेगेटिव जुड़ेगा और OH नेगेटिव दोनों साइड से जुड़ सकता है, इसलिए ये रिएक्शन तीव्र पद में होती है और दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो जो हमने लिया है उसी तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, OH जुड़ जाएगा इसके साथ में, और दूसरा L टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, तो D और L दोनों बनेंगे, और D और L दोनों जो होते हैं उसको बोला जाता है DL या रेसिमीकरण। क्या बोला जाता है, रेसिमीकरण या रेसिमिक मिक्सचर बोल सकते हैं अपने। अब देखिए जब मैंने SN1 रिएक्शन करवाई थी तब आपको एक बात ये बताई थी कि इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है और रेसिमिक मिक्सचर बनता है, और एक ही रिएक्टेंट की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड होगा। ये चीज़ मैंने एक साथ दोनों बताई थी, लेकिन यहाँ पर हमने 2 मेथड काम में लिए हैं। एक हमने लिया है काइनेटिक मेथड, एक स्टीरियोकेमिकल मेथड। काइनेटिक तो ये बताएगा कि ये अभिक्रिया का वेग एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, जो कर चुके हैं मेथड उसकी बात कर रही हूँ। एक ही अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन जो रेसिमीकरण या रेसिमिक मिक्सर बन रहा है वो कौन बताएगा, स्टीरियोकेमिकल मेथड बताएगा। त्रिविम रासायनिक विधि है ना, वो बताती है रेसिमीकरण होता है या रेसिमिक मिक्सर बनता है। और हम कोई भी रिएक्शन करवाएंगे उसके अंदर रेसिमिक मिक्सर बनेगा तो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन SN1 क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। SN1 रिएक्शन के अंदर हम बात कर रहे थे रेसिमिक मिक्सर बनता है या रेसिमीकरण की प्रक्रिया होती है, तो ये कौन बताएगा, स्टीरियोकेमिकल मेथड बताएगा। कौन बताएगा, स्टीरियोकेमिकल
मेथड बताएगा। अगर हमारे पास में हम SN2 रिएक्शन की बात करें तो जिसके अंदर मेथिल हैलाइड जो होता है और मेथिल हैलाइड के साथ OH नेगेटिव भाग लेता है और मंद पद में रिएक्शन होती है। क्या होती है? मंद पद में रिएक्शन होती है। एक ऐसी अवस्था बनती है जहाँ कुछ बंध तो बन रहे होते हैं और कुछ टूट रहे होते हैं, और इस अवस्था को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। और फिर उसके पश्चात तीव्र पद में रिएक्शन होती है और तीव्र पद में रिएक्शन होने के दौरान Br नेगेटिव बाहर निकल जाता है और हमें OHCH3 ये प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर डी रिएक्टेंट भाग ले रहा है तो यहाँ पर क्या बनता है? L प्रोडक्ट बनता है। यहाँ डी रिएक्टेंट भाग ले रहा है तो वहाँ पर क्या बनता है? L प्रोडक्ट बनता है, यानी कि उसके विपरीत बन गया। और विपरीत बन गया तो उसको बाल्डन प्रतिपन्न बोला जाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये बाल्डन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पहले ही मैंने SN2 जो रिएक्शन करवाई थी तब आपको बताया था। अब देखो ये कंप्लीट रिएक्शन है जिसके अंदर हम ऑर्डर निकालते हैं तब तो काइनेटिक स्टडी मेथड को काम में लेते हैं। हम रेसिमीकरण को निकालेंगे तो स्टीरियोकेमिकल मेथड को काम में लेंगे। यहाँ पर ऑर्डर निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो काइनेटिक मेथड को काम में लिया जाएगा। और बाल्डन प्रतिपन्न बन रहा है ये करेंगे तब किसको काम में लेंगे? अपने जो स्टीरियोकेमिकल मेथड है इसको काम में लेंगे। यहाँ से ये 5 मेथड है अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने के, जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट एनालिसिस किया। प्रोडक्ट को एनालाइज करके अपने पता लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन कौन सी क्रियाविधि के द्वारा होगी। फिर उसके बाद में हमने मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान की, और मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान 2 तरीके से होती है। अगर मध्यवर्ती स्थायी टाइप का है तब तो रिएक्शन हाफमान विधि के द्वारा की तो उस तरीके से हम करवा सकते हैं, लेकिन अगर मध्यवर्ती अस्थायी टाइप का है तब हम NMR या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को काम में लेते हैं। और जो तीसरा मेथड था वो था समस्थानिक प्रभाव। समस्थानिक को काम में लेकर के अपने KH/KD की वैल्यू ज्ञात करते हैं। एक ही परमाणु के भिन्न भिन्न समस्थानिक जो होते हैं उनका प्रभाव लगभग सेम होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या बढ़ने के कारण, भारी समस्थानिक बनने के कारण अभिक्रिया वेग चेंज हो जाता है, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं अभिक्रिया वेग में कमी आ जाती है। तो इस तरीके से हम समस्थानिक प्रभाव को देख सकते हैं। काइनेटिक स्टडी मेथड के अंदर हम ये निकालते हैं कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के द्वारा होगी या सेकेंड ऑर्डर के द्वारा होगी। उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि ये रिएक्शन SN1 मेथड द्वारा हो रही है या SN2 मेथड के द्वारा हो रही है। फिर उसके बाद में स्टीरियोकेमिकल मेथड के अंदर क्या करते हैं? अपने इस मेथड के अंदर अपने जो रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं या बाल्डन प्रतिपन्न जो बनता है तो वो कौन बताता है? स्टीरियोकेमिस्ट्री बताएगी इस चीज़ को। तो इसलिए इस मेथड का नाम होता है स्टीरियोकेमिकल मेथड। इसी के साथ हमारे ये 5 मेथड कंप्लीट होते हैं और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ये एक ऐसा चैप्टर था जो सारे चैप्टर का एक आधार था, वो कंप्लीट हो चुका। अब हम एक एक टॉपिक को लेंगे। एल्केन, साइक्लोएल्केन, एल्कीन, साइक्लोएल्कीन, एल्काइन, डाइन, एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एरीन, एरोमेटिसिटी और स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ये हमारे जो चैप्टर हैं ये करेंगे, इसी पर आधारित है। लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है त्रिविम रसायन, जो वो सबसे अलग है, उसकी एक अलग ही यूनिट है, वो हम अलग से कर लेंगे। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।